करते करते 74, 75, 76, 77 की यात्रा हुई। 77 में जनता पार्टी का शासन आया। फिर कपड़े में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कपड़े के व्यवसायी थे, उनका गहन चिंतन और अध्ययन था। पूरे बाजार में सभी चीजों में बेहद मंदी आई, और वो मंदी वास्तविक मंदी थी, वो काल्पनिक या किसी माने प्रयत्न वाली मंदी नहीं थी। उस मंदी आई, उस मंदी में कोई व्यापार को कोई बहुत ज्यादा घाटा वगैरह भी नहीं हुआ, और हम लोग की यात्रा आगे बढ़ने लगी। मेरे मन में 77 में फिर आया कि मैं कुछ पढ़ूं, तो मैंने प्राइवेट से इंटर कर लिया था। 75 में इंटर कर लिए। फिर कुछ पढ़ने की मन में आई, और साथ में दादाजी और मेरा माने सहयोग बहुत रहता था। दादाजी का विशेष कृपा पात्र था। उन्होंने कहा, हम लोगों ने फिर एक अलग और से दुकान के वृद्धि की बात की, लेकिन थोड़ा माने एक स्वच्छंद स्वभाव होने के कारण मैं पिताजी को बोला, मैं आपसे अलग दुकान करूंगा, तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तो दादाजी से बात कर ली थी। दादाजी बोले मैं संभाल लूंगा, करना देना है। तो हम दुकान, अब फिर दुकान करे तो जगह तो ठीक है, दुकान में एक स्टाफ का कमरा था, उसको साफ सफाई कर ली, उसमें एक चादर बिछा दी, कपड़े। अब पूंजी कहाँ से आए, कपड़ा कहाँ से लाए, और अलग क्षेत्र का व्यापार करना था। तो पिताजी ने फिर वही गोवर्धन दास जी से 25,000 रुपये उधार लेकर दिया, और ये सोचकर कि ये बच्चे की सनक है, ठीक है बाबूजी हैं तो कुछ बोलना नहीं है। 25,000 रुपया दिया। 4,000 रुपये उद्घाटन खर्च हुआ, कुछ टेबल कुर्सी खरीदनी पड़ी, कुछ लोगों को मिठाई खिलानी पड़ी, पंडित जी से पूजा करानी पड़ी, और 500 रुपये की टिकट लगी। मैं पहले मद्रास गया। ये मेरी बिजनेस की एक अलग यात्रा थी। ऐसे मैं 10 वर्ष की उम्र से ही बिजनेस करता था। कभी रांची दुकान में बैठा, कभी गोरखपुर दुकान में बैठा, बनारस दुकान में बैठा। तो व्यापार की रुचि जगती गई, और रुचि से ज्यादा मजबूरी थी, आवश्यकता थी। कौन से साल में ये जब आप मद्रास गए? 1978 में। 1978 में जी। 1978 में उस समय कलकत्ते से मद्रास की टिकट 500 रुपये की थी। फ्लाइट से जाना भी ये बहुत कठिन था कि इतनी कड़की में 21,000 रुपये का ड्राफ्ट लेकर मैं वहाँ इरोड गया, और इरोड की मंडी का, उस समय वो मंडी काफ़ी विकसित हो रही थी हैंडलूम व्यवसाय में। हम उसमें आगे बढ़े। 25,000 रुपये की पूंजी उधार में लेकर पहले वर्ष मेरा 26 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। लेकिन उसमें संतोष ये था कि उसका मैंने उस काम को करने वाला मैं था, मैंने उसमें मैं था, मेरा अभिमान था। मैं इसको सफलतापूर्वक किया। पिताजी वगैरह को भी समझ में आ गया कि ये ठीक दिशा में जा रहा है। तो पूंजी की कमी थी, तो 50,000 रुपया और उन्होंने उनसे उधार लिया। ऐसे करके मेरे ऊपर 75,000 रुपये के उधार हुए, और मैं काम शुरू किया। अगले वर्ष फिर मेरा 48 लाख का टर्नओवर हुआ, और आर्थिक स्थिति और माने नए महाजनों के बीच में नई मंडियों में पहचान बनी, तो एक टर्नओवर स्मूथली चलने लगा। फिर मैंने उनका 75,000 रुपया वापस किया ब्याज समेत, और मैं उससे ऋण हुआ। फिर तीसरे साल हम लोगों ने काम किया, तो फिर मेरी 88 लाख की सेल आई, और वो दुकान चलने लगी, उसमें आइटम ऐड होने लगे। और एक दक्षिण भारत के व्यापार में हैंडलूम व्यापार, उसको धातु पावरलूम, लेकिन वो हैंडलूम के नाम से ही होता ना, उस व्यापार में हमारी एक साख जमने के बाद फिर हम काम करते गए। धीरे 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 हमारी यात्रा चलती रही। 80 के वर्ष में मेरा विवाह हुआ। दुकान में फिर एक नई छलांग और लगी। थोड़ा हो सकता है कि वैवाहिक जीवन होने के बाद थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी, और करते गए। फिर अचानक एक मोड़ आया 1986 का। 1986 में हम सामाजिक काम से जुड़े थे, अंध विद्यालय से, मारवाड़ी सेवा संघ से, कुछ माने सामाजिक गतिविधि में बराबर रुचि लेते थे। गोरक्षा आंदोलन में भी हम लोग 1979 में धरना प्रदर्शन करने जाते थे। विधवा जी का रोको वही आंदोलन से जुड़े। तो 1986 में एक दो सज्जन आए
हम लोग अंध विद्यालय के माध्यम से कोई भी इस तरह की आपदा में सहयोग करते थे। तो एक सज्जन आए कि भाई हम 186 गाय बैल पकड़ के रखे हैं, बहुत अच्छे हैं, 1.5 महीने से हम इसको खिला पा रहे हैं, लेकिन अब हमारी वो सामर्थ्य नहीं है, आप कुछ सहयोग कर दीजिए। मैं वहाँ का मंत्री था, तो वहाँ के प्रबंधक ने हमको फोन किया कि ऐसे ऐसे लोग आए, हमने आप मेरे पास भेज दीजिए। वो मेरे पास आए, आने के बाद हमने उनसे पूछताछ की, तो फिर वो हमको बताया कि भाई आप इसको संभाल ले तो बहुत अच्छा है। तो हमारे एक और सहयोगी थे, कपड़े के अच्छे व्यवसायी हैं, तो भगवान दास जी अग्रवाल वो आए, हम दोनों जन जाके देख के लगा कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, और ये गौशाला में ये गोवंश आ जाए तो गौशाला का भी विकास हो जाएगा और ये गोवंश बच जाएगा। गोरक्षा आंदोलन होना चाहिए, गाय के प्रति अपनी कमाई का कुछ अंश लगना चाहिए, ये तो परंपरा शुरू से थी। रांची में गौशाला की कटौती थी, एक माने नियमित राशि जाती थी। काशी में आने के बाद भी हम लोग कुछ गौशालाओं को सहयोग करते थे, लेकिन गौशालाओं की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं थे। जालन जी, पहली बार सोशल वर्क करना कब से चालू किया? कौन से साल में सोशल, हाँ कि अब मुझे समाज सेवा भी करनी चाहिए व्यापार के साथ साथ? नहीं, ये तो बचपन से थी। ये तो हम जब 5-6 वर्ष के थे तब से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बचपन में तो क्या पापा जी के नहीं, पापा जी लोग ऐसा नहीं कि पापा जी के काम को देख के ताली बजाना है, पापा जी के साथ काम में लग के करना है। तो आप नहीं, अपने से कब से सोचो, जैसे कि आज अपनी जेब से देना ना, एक इंडिविजुअल जब नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पर देखिए, जब तक अपनी एक हिंदू परंपरा में जब तक पिताजी और दादाजी थे तो देने का काम उनका था, हमको तो अपनी सेवा देनी थी, और वो भी उनके परामर्श से, उनके सहमति से। जब अपनी समझ बढ़ती है तब उनसे कुछ टकराव होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। वैचारिक मतभेद हुए तब फिर वो स्थिति हमारी 1986 में गौशाला में आने के बाद बहुत मुखर हुई। 1977 में जब कुंभ हुआ था तो बहुत यहाँ कुछ घटनाएं हुई थी, काफी लोग मरे थे और बहुत माने व्यवस्था डगमगाई थी। तो पूरे 24 घंटे हम लोग किचन चलाते थे। तो किचन परिवार में के लोग हम लोग मिलकर चलाते थे। तो उस टाइम ऐसा पूरा दंगा फसाद हुआ तो फिर घर वालों ने बोला नहीं? दंगा फसाद नहीं हुआ। तो फिर जैसे वो ये भगदड़ हुई थी, कुंभ मेले में भीड़ बहुत थी और एक दीवार ढह गई थी, दीवार ढहने से सैकड़ों लोग मर गए थे। तो फिर ऐसे घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि नहीं अब नहीं जाना बाहर अपने? नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि हम मारवाड़ी सेवा संघ में थे, हमारी परदादी जी बीमार थी, तो हम सब लोग परिवार के सारे लोग जुटे थे। तो दादाजी लोग कूपन माने लेने देने का काम करते थे, दादी जी लोग सब्जी काटने का काम करती थी, और बड़े लोग जो सहयोगी थे, महाराज थे, और माँ लोग और सब काम करती थी। हम लोग की जिम्मे में भोजन परोसना और रोटी बेलना। और टाइम में क्योंकि रात को महिलाएं नहीं माने महाराज लोग के बीच में काम नहीं करती थी, तो बच्चों को उठा दिया जाता कि रात को 2 बजे 200 आदमी आए, चलो इनको रोटी बना के खिलाओ। तो वो बनाता था, हम लोग मैंने बेलते थे और खिलाते थे। तो एक वो हम लोगों का बना व्यापार के साथ, क्योंकि ये बात प्रारंभ से थी। हम जिस गांव में जन्मे उस गांव में बाल मन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसके कारण हमको लगा कि बिना सेवा क्षेत्र और हाथ में कुछ हुनर होना चाहिए। जैसे व्यापार केवल इस बात पर नहीं है कि पिताजी ने दुकान दे दी और दुकान में कुछ हम खरीद बिक्री के लिए पूंजी दे दी। एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को करना एक अलग बात है। क्यों कि पाकिस्तान से भगाए हुए कुछ लोग यहाँ आए थे और वो हमारे घर में ही रहे थे। उस समय किराए की कोई खास परंपरा नहीं थी। यदि आपके पास मकान खाली है, उसमें कोई रह जाए तो हम उसका एहसान मानते थे कि हमारे घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, दिया बत्ती हो रही है। तो वो लोग हमारे घर में रहते थे और देख के भी लगता था कि ये बहुत संपन्न परिवार है, इतने खूबसूरत कि उनको छू दो तो दाग पड़ जाए। आज भी वो परिवार है, रांची में बहुत अच्छे हैं और आज भी उनसे बहुत अच्छे संबंध है। तो उस परिवार के लोगों ने, महिलाओं ने तो एम्ब्रॉयडरी कर कर काम किया और पुरुषों ने बिस्कुट बेचा और घूम घूम कर वो काम करते थे। लेकिन किसी का भी एक गिलास पानी भी पीना उनको स्वीकार नहीं था। इतने कष्ट में थे, पूरे कपड़े नहीं थे, वहां से रिफ्यूजी की तरह भाग कर आए थे, तो दिक्कत थी। तो 2 बात मेरे भी ध्यान में आई कि हमारे साथ ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करेंगे। तो उस समय 10 पैसे की
100 ग्राम मूंगफली बिकती थी। तो लगा कि ये मूंगफली को हमारे यहाँ चिनिया बादाम बोलते हैं झारखंड में, तो हम चिनिया बादाम का व्यापार कर सकते हैं और एक पकौड़ी बनाकर भी पेट पाल सकते हैं। देखते थे छोटी छोटी चूल्हे लेकर और लोग पकौड़ी। तो ये 2 काम उस समय सीखे कि कल हमको भी उजड़ के कहीं जाना पड़े तो ये कर सकें। फिर भगवान की कुछ उस चीज़ का चिंतन किया तो ऐसी परिस्थिति आई। अब हमारे घर में, हम काशी में आए, हम लोग माने वाराणसी में तो 1969 में आ गए। व्यापार हम लोग का 74 में प्रारंभ हुआ। 5 साल बिना काम के थे। तो एक बहुत कम खर्च में काम चलाना था। घर के सामने एक रोटरी क्लब का फेट लगा। अब हम मेला देखें कैसे, सब बच्चे जिद करें और मैं उसका अगुवा बना। तो फिर वही हुआ कि बिना पैसे के मेला कैसे देखें। मेले में जाएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ खरीदेंगे। तो दादाजी को हम समझाने में सफल हो गए। 20 रुपया दादाजी से उधार मिला। 20 रुपया दादाजी ने दिया, फिर हम लोगों ने उसको किया। तो मेरे जीवन की इंडिविजुअल पहली कमाई वो थी। 1972 की बात है। 1972 में मैं 15 साल का था। उस समय मैं अपना हाथ से गुड़िया बनाए और कुछ कुछ बनाए, और पहली कमाई हमारी 469 रुपये की हुई। वो 469 रुपये का आपने क्या? तो 469 रुपये का तो भाई थोड़ी मूछ थी ना। तो पहले तो वो किसी माने सामाजिक कार्यों के कारण वो फेट लगा था। तो 101 रुपया तो पहले उसको देकर आए। 20 रुपया दादाजी का वापस किए, और सब भाई बहन मिलके आराम से मेला देखे। वो विश्वास जो है, वो 469 रुपये का विश्वास आज हमको 4 करोड़ रुपए कमाने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में जैसे आप लोग अपना सारा व्यापार दूसरा जो आपने पर्सनल अपना चालू किया, रोड जाके, उसके बाद का आगे का क्या? जी, उसके बाद फिर यात्रा आगे बढ़ती गई। फिर व्यापार हुआ। 1986 में हम गौशाला से जुड़े। फिर गौशाला से जुड़ने के कारण फिर लोगों के ध्यान में फिर राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ। तो आंदोलन में फिर मेरे को संघ के विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे, वो दुकान पे कपड़े लेने देने के लिए आया जाया करते थे। राम जान की रथ यात्रा निकली। आज भी आपने देखा कि राम जन्मभूमि में के संघर्ष हम लोग कितना जुड़े हैं। तो वो 100 रुपये का कूपन, तो हम उसको 100 रुपये का दिए। तो ऐसा लगा, उनको भी लगा कि बहुत बड़ी राशि, और हमको भी लगा हमको करना चाहिए। फिर आंदोलन से हम लोग जुड़े। विष्णु हरी जी डालमिया अध्यक्ष थे और अशोक सिंघल जी महामंत्री थे। फिर उनका हमारे घर पे प्रवास होता रहा। हम लोग खूब खुलकर उसमें लिए। पिताजी जेल गए। हमारी दादी जी ने मैंने दंडोती यात्रा की। मैंने ब्रज 84 जो गोवर्धन परिक्रमा है, वो लेट कर दंडोती करके उन्होंने परिक्रमा की। हम लोगों ने भी अनुष्ठान किए, और घर पर खूब ये विश्व हिंदू परिषद के नेता लोगों का आना जाना रहा। कौन से साल में आप लोग आरएसएस से जुड़े? आरएसएस से मैंने 89 से हम लोग जुड़े विश्व हिंदू परिषद से। आरएसएस, और आरएसएस से मैं प्रत्यक्ष शाखा में 1991 से जाना शुरू किया। फिर वो मंदिर का आंदोलन हुआ। आंदोलन में सब ये हुआ। सारा आंदोलन हमारे घर से चलता था। शादी, जालन की शादी हुई, उसके बाद में जैसे सोशल वर्क करना एक घर में जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि पहले तो अकेले थे, परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन शादी होने के बाद में फिर क्या है कि मैंने घर की जिम्मेदारी होना, फिर थोड़ा बाहर जाना वो होता। हमारा परिवार तो पूरा इस तरह का था, लेकिन हमारा जो ससुराल का परिवार था, जिस परिवेश से मेरी पत्नी आई थी, उनको तो लगता था कि ये परिवार में बस आपस में बैठ के मैंने करना। उनका वो सामाजिक धार्मिक तो बहुत थे वो लोग, लेकिन सामाजिक दायरा नहीं था। तो उसको भी समझ गया कि बहुत ढीठ है, कुछ सुनेगा नहीं। थोड़े दिन तो उन्होंने प्रयास किया, फिर सब घर वाले भी हार गए, वो भी हार गई कि ये तो अपने ही रास्ते चलेगा, मनमौजी है। ना मैं पहले किसी की बात सुना, ना आज सुनने वाला हूँ। हाँ, आपकी बात सुनूंगा, वो बात मेरी हो जाएगी तो मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। उसके बाद में आज सोशल वर्क में आपने आगे की कैसी यात्रा? जी, आगे की हम लोगों की यात्रा एकदम स्पष्ट थी। परिवार में धर्म के आधार पर तो भंडारा चलाना, मुफ्त रोटी खिलाना और ये करना, लेकिन हमारा परिवार का और हम लोगों का बहुत सौभाग्य था, हम लोग गीता प्रेस से जुड़े। और गीता प्रेस में सेठ जी ने जब गीता प्रेस की स्थापना की, तो उसी समय उन्होंने गीता प्रेस में
जो नियमावली लिखी जा रही थी कुछ मित्रों के साथ बैठकर, तो सेठ जी ने जो बातें कही, जो दादाजी ने मेरे को बताई, वो बड़ी जीवन में प्रेरक प्रसंग है। सेठ जी ने कहा, बोले देखो ये गीता रामायण अपने को लागत मूल्य से कम दाम में देना है। तो उन्होंने, जैसे मारवाड़ी बोलता हूँ लेकिन हिंदी भी कर सकता हूँ उसका, लेकिन उनके लिए बोले भैया लिखो, मैंने लिखो, नियमावली लिखने की बोले भैया लिखो। तो लिखे, बोले गीता प्रेस कल्याण में कोई मैंने विज्ञापन नहीं लेगी। तो बोले विज्ञापन लेने में क्या दिक्कत है, आपस में खुली चर्चा थी। बोले विज्ञापन लोगे तो तुम सिद्धांत से समझौता करोगे। फिर बोले भाई लिखो, गीता प्रेस कोई भी किताब का मूल्य निर्धारण करने के समय तराजू रखेगी और उस कागज का जो रद्दी मूल्य है उससे ज्यादा दाम रखेगी। ठीक है, लिख गए। बोले तीसरा लिखो, बोले गीता प्रेस जो भी किताब गीता और रामायण लागत मूल्य से कम दाम में देगी, लिखो। फिर बोले लिखा है, बोले गीता प्रेस कोई से दान और चंदा नहीं लेगी। ये तो लोग बोले कि फिर चलेगा कैसे, बोले लिखो। बोले गीता प्रेस कोई भी चीज किसी को मुफ्त में नहीं देगी। उस समय गीता प्रेस की एक अधेले की किताब छपती थी, गजल गीता, उसको बेचना महंगा था, माने एक अधेले से ज्यादा बेचने का खर्चा था, मुफ्त देना आसान था। बोले ना, बोले मुफ्त में देने से उसकी इज्जत नहीं होगी। तो वो जो बात थी कि मुफ्त में देने से किसी भी चीज की कोई मूल्य नहीं रहता है, और वो बात को समझने में समय तो लगा, लेकिन वो बात समझकर आज मैं किसी को भी मुफ्त में, माने इस बात के लिए मैं ही नहीं कि किसी को भीख दे। भीख तो इसलिए मांगते हैं कि अपना अभिमान कम हो, नहीं तो उसकी भी शायद आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीख सामाजिक काम करने वाले को भीख जरूर मांगना चाहिए। नहीं मांगेंगे तो वो अभिमानी हो जाएगा, उद्दंड हो जाएगा। जालन जी, आपने यहाँ पे आज अन्नपूर्णा भोजनालय चालू किया, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों आपको लगा कि मैं अन्नपूर्णा? जी, अन्नपूर्णा भोजनालय चलाना एक समाज की आवश्यकता थी। कुछ घर माने काल चक्र बदलते रहते हैं। हम लोग प्रारंभ में भी आपने जैसे कहा, तो सस्ती रोटी की दुकान, जब हमारे यहाँ अकाल पड़ता था तो सस्ती रोटी की दुकान चलाते थे, 5 पैसे की एक रोटी देते थे। तो वो लागत मूल्य से कम होती थी, लेकिन उसमें हम लोग अपनी इतनी लागत लगा देते थे। घर का जो सामान है उसका पैसा नहीं लिया, सामग्री का पैसा लिया, माने इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा नहीं लिया, अपनी मजदूरी नहीं ली, बेचने का पैसा नहीं लिया, और कुल मिलाकर उसमें जब करते थे तो 100-200 रुपये का घाटा या नफा रह जाता था। नफा करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन 150 रुपये का ही नुकसान रहता था। तो लगा कि ये भी एक बहुत अच्छी सेवा। फिर इसका और परिमार्जित रूप हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में झुनका भाकर केंद्र चलते हैं। फिर इसको समझने के लिए हम लोग जलगांव गए, और जलगांव में अपने शर्मा जी और वहाँ के जो लोग थे संघ के कार्यकर्ता, वो लोग बहुत अच्छे से चलाते थे। लगभग 5000 लोगों को प्रतिदिन वो भोजन देते हैं। तो वो मॉडल फिर हम लोगों ने यहाँ चालू किया, और 5 रुपये में भरपेट भोजन करके अपने घर से ही चालू किया। फिर उसका विरोध हुआ। पहले होटल वालों ने विरोध किया, फिर महल्ले वालों ने विरोध किया। महल्ले वाले बोले कि ये आप कर रहे हैं, ये गरीब लोग आएंगे, ये मजदूर आएंगे, ये रिक्शे वाले आएंगे, ये चोरी करेंगे, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, ये लड़कियों को परेशान करेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी शंकाएं प्रकट की। उस शंकाओं को सीधे हमसे कहने की तो लोगों की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे सामने चाचा जी रहते थे, सब महल्ले वाले मिलकर चाचा जी के पास गए, कुछ वो भी उनसे प्रभावित थे। फिर सब मिलकर बोले कानून तू यहाँ कर रहे हो, क्यों उसी चाहिए, कुछ को नहीं हुआ। और उसका परिणाम इतना सुखद रहा कि उस दिन के बाद से आज तक, ये इस बात को करीब 30 साल पूरे हो रहे हैं, इस 30 साल में हमारे मोहल्ले में एक भी चोरी नहीं हुई। हमारे चौराहे पे जो सप्ताह में एक बार छिनेती होती थी, एक भी छिनेती नहीं हुई। और ना आज तक किसी ने किसी को छेड़ा, ना किसी को कुछ हुआ। और जहां आपको अपराध कम करना हो वहां ये प्रयोग कर लीजिए। कानू जी, जब 1974 पहले, जो 2000 से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे, उन्होंने सिटियों में आना चालू कर दिया, भाई
कोई अहमदाबाद शिफ्ट हो गया, कोई मुंबई शिफ्ट हो गया या कोई सूरत शिफ्ट हो गया बिजनेस के पर्पज में। तो आप लोगों ने जैसे झारखंड से बनारस आ गए, तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम लोग भी इसी आगे बड़ी सिटी में शिफ्ट हो? जी, मैंने आपको पहले बताया ना, हमने अपने न पिताजी ने माना, न दादाजी ने माना और न हमने माना। हम 3 पीढ़ी को तो जान रहे हैं कि दादाजी, पिताजी और हम तीनों कभी व्यापार को साधना नहीं माने। व्यापार साधन था और जीवन आनंद के लिए है। जीवन दूसरों को और आनंद दूसरों के सुख में है। ये कंक्रीट के जंगल में रुपये से सुख नहीं होता है। रुपये से सुखी होते तो अमेरिका और यूरोप वाले जो विकासशील देश हैं सबके लोग सुखी हो जाते। वो आज भारत से बहुत ज्यादा दुखी हैं। देखिए, एक आप स्पष्ट रूप से समझिए, एक हमारी विचारधारा है और एक पाश्चात्य विचारधारा है। जो पाश्चात्य विचारधारा से लोगों ने विकास तो किया, वो भौतिक विकास ही रहा। उनका सोच ये है कि दुनिया में जितने भी साधन है, प्रकृति के साधन है या जो भी है, माने महिलाएं भी उनकी यहाँ साधन ही रही। पुरुषों के भोग का साधन ही महिलाएं रही और 19वीं शताब्दी तक उन्होंने महिलाओं को कभी वो माना ही नहीं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दी, महिलाओं को किसी तरह, महिला एक उनकी भोग की वस्तु और वंश वृद्धि की वस्तु थी। कान्हू जी, लेकिन हमने अपनी भारतीय संस्कृति में हमने माना सबके जीवन से मेरा जीवन सुरक्षित है, सबका जीवन आनंद में रहेगा तो हमारा रहेगा। इसलिए हम प्रकृति की ओर चलते हैं। आप भी यहाँ दुकान में आते हैं, आपने पूछा भी ये गमला क्यों लगाए, यहाँ गाय क्यों रखी, पार्किंग की दिक्कत है, आप दुकान का थोड़ा एक्सटेंशन क्यों नहीं कर लेते हैं, आप सब्जी क्यों लगा रहे हैं, खेती क्यों कर रहे हैं, तो आपके ये प्रश्न है। लेकिन हमको कोई कपड़ा थोड़ी ना खाना है या रुपया थोड़ी ना खाना है, हमको आनंद देना है। कान्हू जी, आज जैसे होलसेल बाजार इतने कई राज्यों से माल आता है, लगभग पूरे देश में अलग अलग जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स मंडियां हैं वहाँ से माल आता है आपका, और लगभग 5000 से ज़्यादा आपके पास में छोटे छोटे व्यापारी भी है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश में माल भेजते हैं, और आप तो पूरा व्यापार में ध्यान ही नहीं दो, फिर व्यापार पूरा चलता कैसे, मैनेजमेंट कैसे होता है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो, आपने एकदम ठीक कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। और आज हमारी दुकान में करीब 80 से 90 स्टेशन से माल आते हैं और 1000 से ज़्यादा रेगुलर सप्लायर हैं। 16,000 व्यापारियों की सूची है, जिसमें 12,000 व्यापारी हमारे यहाँ से कुछ न कुछ व्यापार करते हैं, 8,000 रेगुलर व्यापारी है। तो ठीक है, सब कर रहे हैं। अब कैसे चलता है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आप यदि बता दें कि ये फूल का रंग पीला इतना सुंदर क्यों, आप बना के दिखा दीजिए। आज प्रकृति भी बहुत कुछ करती है। आपने जब इरोड गए तब आप खुद परचेजिंग में गए, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम का इरोड की परचेजिंग में गए, वो समय और आज के समय में बहुत फर्क है जी। ट्रेड जो है वो भी बदला और ट्रेंड भी बदला जी, क्योंकि जो पहले का कपड़ा था और वो पहले वाला कपड़ा जो आज कोई पहनता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो नया कपड़े में जो नई नई फैशन, नई ट्रेंड बदलेगा। और लेकिन ट्रेंड और ट्रेड दोनों बदला, लेकिन आप तो ध्यान नहीं देते, फिर ये ट्रेंड के ऊपर कौन ध्यान देता है? मैं क्या, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। निश्चित रूप से जो भी ट्रेंड आ रहे हैं, देखिए हम सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक काम करने से कोई दृष्टि व्यापक होती है, दृष्टि कुंद नहीं हो रही है। यदि हम केवल व्यापार करेंगे, दड़बे में बैठे रहेंगे तो दृष्टि कुंद हो जाएगी, क्योंकि हम जो सामने कर रहे हैं, जिससे हमको आमदनी हो रही वही दिखता है। हम एक व्यापक दृष्टि से सोचते हैं और शायद इसी के कारण हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारा जो परिवार इसमें जुड़ा है, व्यापार का एक बहुत बड़ा परिवार है और वो उसको करता है। और आप सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं, सामाजिक लोग तो हम पर बहुत कमेंट करते हैं। अब हमारे ही मित्र लोग हैं, हमारे घर में बैठकर एक गोष्ठी हो रही है जिसमें देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और हमको हमारी बहन हमारे मुंह पर ही कहती है कि कान्हू जी ये जो सेवा काम करते हैं ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो अपना ही बाजार बढ़ा रहे हैं। आपने भी पूछा कि ये बाजार का क्या है, कपड़े का बाजार। हम बोले देखिए कपड़े के बाजार में जो
और खास करके आप जिस जगह केंद्रित हो रहे हैं वो सब एक ऐसा है कि किसी का बनाया हुआ बाजार, किसी ने मकान बनाया, उसमें ढकेल के उसको किनारे कर दो, वो तो थोड़ी सी जगह में रहे और बाकी जगह आप फैल जाए। या आप माने व्यापार तो, क्योंकि हम ये कपड़े के जो व्यापारी, और आज जो ट्रेंड है हमारे यहाँ कपड़े का व्यापार तो कारीगरों ने जमाया था। आज कारीगरों के हाथ से कमान निकल गई, अब तो पूंजीपति और उद्योगपति चला रहे हैं, सारा वो कब्जा कर लिए। कानू भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा बीच में। जी, आप लोगों ने बाहर के पूरे ट्रेंड को समझा, बाहर के कपड़े को यहाँ आके अपने व्यवसाय के अंदर जोड़ा। जी, तो यहाँ बनारस तो कपड़े का हब था, तो बाहर का ही क्यों किया, यहाँ बनारस का क्यों नहीं किया? जी, बनारस में हमारी एक तो हमारा जो ट्रेंड है, बनारस का जो ट्रेंड है, देखिए गंगा जी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से पूरब की ओर बही है, तो गंगा जी के बहाव को हम बदल नहीं सकते हैं। गंगा जी के बहाव का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें एक छोटा सा डैम बना के उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, देखिए बनारस के कारीगर, एक तो ये जो मध्य कालखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ यहाँ मुस्लिम कारीगर ज्यादा थे और वही डोमिनेट करते थे। मुस्लिम कारीगर अपने आप को, उनके यहाँ पेट्रो डॉलर का अरब कंट्रीज का बहुत पैसा आया, तो जो उसमें उस दौड़ में शामिल हो पाए वो तो बहुत संपन्न हो गए। और बड़ी मछली छोटी मछली को सताती है, वो भी अपने छोटे भाइयों को बहुत सताए। और किसी को सताने से जब आ लगती है तो एक बार तो जरूर लगता है कि मैं आपका छीन कर ये घड़ी ले लिए, दूसरी बार कहाँ से लेंगे। यदि आप घड़ी बनाते रहते तो हम रोज आपसे कुछ न कुछ लेते रहते, लेकिन हमने आपको मार दिया तो हम आपसे क्या लेंगे। एक चीज जालन जी मैं कहूँगा कि आज नई नई मशीनरी कपड़ा उद्योग के अंदर आ गई जी। और पहले हस्तकला का, बनारस में हस्तकला के नाम से बहुत ज्यादा एक प्रख्यात आज भी था, है बनारस, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे कम क्यों हुआ? क्या कारण बना कि आज सोने चांदी के वर्क से बनने वाली साड़ियाँ और इतने बड़े स्किल के जो कारीगर, और वो धीरे 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 100% में जाके सम्मिलित हो गई? क्यों, ऐसा कारण क्यों बना? भारत ने और हम भारतीयों ने अपने को नहीं पहचाना, इसके कारण हम सोने चांदी से पीतल और तांबे, और तांबा भी नहीं रहा, अब एल्युमिनियम पे आ गए, लोहे पे आ गए। हमारे यहाँ तो लोहे और माने एल्युमिनियम के बर्तन को, एल्युमिनियम के बर्तन में पुराने लोग तो थूकना भी नहीं चाहते, पसंद करते थे, बोले ये बर्तन देखकर उनको लगता था। और उसका इतिहास जब देखते हैं तो ये बर्तन तो अंग्रेजों ने कैदियों के लिए दिया था कि कैदी इसमें खा के मर जाए। लोहे के बर्तन हम लोग लोहे की ठीकरे में खाएंगे, लोहे के बर्तन में हमने खाना पकाया तो, लेकिन लोहे के बर्तन में खाएं ऐसा था नहीं। हमारे घर में हमारे दादाजी लोग प्रारंभिक काल में लोहे के बर्तन में पानी भी नहीं पीते थे, माने खाना भी नहीं खाते थे। मैंने उनको लगता था कि गलत है, परोसने में भी वो पसंद नहीं करते कोई लोहे का बर्तन परोसे। तो वही स्थिति हमारे कपड़े में भी, हमने अच्छे बुरे की पहचान खो दी। शरीर का एक धर्म है और शरीर कॉटन को पसंद किया, हम सूती को पसंद किए। कपास हमारे यहाँ पूजा होती थी, हम गुरुवार को कपास की पूजा करते थे। हर घर में एक कपास का पौधा होता था, उसकी पूजा करते थे, उससे कपास हमको मिलता था, उससे हम सब काम करते थे, सीमेंट लगाते थे, कॉटन की खेती करते थे। लेकिन वो उसमें भी हम ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा कुछ कर लें, इसलिए कपास के किसानों को बहुत आत्महत्या करनी पड़ी। उसकी लागत बढ़ा दी, उस मात्रा में उत्पादन हुआ नहीं, इनपुट आउटपुट का रेशियो फर्क हुआ। इसलिए कपास से बहुत सारे क्षेत्र, जैसे हमारा बनारस क्षेत्र भी गाजीपुर कपास के लिए बहुत फेमस था। आज गाजीपुर में 1 एकड़ में भी कपास नहीं बोया जाता, तो खत्म हो गया। वो एक कुछ क्षेत्र तक सीमित रह गया, पंजाब, हरियाणा, उधर थोड़ा सा राजस्थान, और इधर महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र रह गए। बहुत बड़ा भूभाग कपास से किनारे हो गया। दूसरा हमारे यहाँ सिल्क का था। आप जितने भी देश के म्यूजियम में जाइए, कॉटन और सिल्क 2 ही चीज को उन्होंने मैंने म्यूजियम में देखेंगे।
ये जो मेन वेट फाइबर है ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आज नहीं तो कल इसके सर्वे आएंगे। एक कोरोना ने बहुत सारी पुरानी चीज में काढ़े को देखते ही ये काढ़ा, ये अरे दकिया ने ये दादी पी के मर गए, तुम क्यों इसको पी के मर रहे हो, ऐसा जो कमेंट करते थे आज सब काढ़े पर आ गए, पूरी दुनिया आ गई। नमस्ते, नमस्ते कोई चीज है, हाथ मिलाओ, गले मिलो, अब वो चीजें सब दूर से नमस्ते, पूरी दुनिया नमस्ते पर आ गई। वैसे इस पर भी आएंगे। आप कभी, आप टेक्सटाइल ट्रेड में हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप पत्रकार हैं कि आप देखिए ये जो आप जो फैब्रिक पहन रहे हैं, ये कलर डाइंग ले रहे हैं, केमिकल डाइंग ले रहे हैं हम लोग, और ये जो ले रहे हैं इससे देश में 80% लोगों को माने स्किन डिजीज हो चुकी है और होगी, हो रही है। ये तो ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है इसलिए हम संभाल रहे हैं। और आज भी देखिए तमिलनाडु है, बंगाल है, जो ये तटीय क्षेत्र है, ये आज भी सूती को बहुत महत्व देते हैं, सिल्क को महत्व देते हैं। ये तो हम ठंडे प्रदेशों में ठीक है, ठंडे प्रदेशों में कपास भी नहीं हो सकते, सिल्क के कीड़े भी नहीं पल सकते, इसलिए उन्होंने मैन मेड फाइबर लिया, लेकिन विदेशों की नकल ले ली। आज विदेशों की नकल लेकर ही हमने इमारत खड़ी कर दी, ये विदेशों की नकल थी, हमको जरूरत नहीं थी, हम तो झोपड़ी में बहुत आराम से रहते थे, न हमको एसी की जरूरत थी, न कूलर की जरूरत थी, न हीटर की जरूरत थी। वो गर्मी में ठंडा रहता था, जाड़े में गर्म रहता था। आप देखिए हमारे प्रकल्प में ही चल के देखिए, ये जो फ्रिज में जो इलेक्ट्रिसिटी करके और एक फैक्ट्री को पैसा देके फ्रिज बनाते हैं, हमारे गांव में मैंने फूस और मिट्टी से और गोबर से लीप कर भी फ्रिज रहती है, उसमें सब सुरक्षित रहती है और इससे ज़्यादा अच्छे तरह से रहती है। तो देखिए ये जो 2000 के ट्रेंड में आप जब व्यापार पे बात करते हैं तो ये व्यापार हम लोग का चला। 2013 में हम लोगों के पार्टीशन हुए, पार्टीशन के बाद हमको व्यापार में बैठना पड़ा। 2013 तक का जो एफर्ट है, मैंने 1991 के बाद और 2013 तक का जो एफर्ट है वो भाइयों का एफर्ट था। वो उन्होंने, हमने शुरू किया, फिर उसको वो लोग चलाए। 2013 के बाद जब पार्टीशन हुआ तो मैं नहीं चाहता था मेरे पास कोई व्यापार है, लेकिन व्यापार एक मैंने ऐसे समझौते हुए जिसके कारण हमको व्यापार के जगह बैठना पड़ा। इसलिए देखिए मैं घर छोड़कर दुकान के अंदर रह रहा हूँ, और रहने के पीछे भी ये कि मैं थोड़ा भी जो बैठने का ठिकाना हमने दुकान बना दिया। जब हमारा बंटवारा कर रहे थे, चाचा जी बीच में थे, चाचा जी का कानू देखो तुमसे एक ही कल्पना है, तुम सब करो, गौशाला को दो, सब खूब करो, 2 घंटा कम से कम रोज दुकान पे बैठो। तो हम बोले ठीक है विचार करेंगे। हमको नहीं लगता था कि हम 2 घंटे बैठ पाएंगे, लेकिन आज हम 5-6 घंटे बैठते हैं। बैठते जरूर दुकान में, लेकिन काम हम अपना जो करना है वही करते हैं, वही कर भी रहे। तो उस बैठने के कारण जो हम लोगों के वहाँ के अनुभव थे वो काम आ रहे हैं, उस काम के कारण व्यापार बढ़ रहा है। और आज हम ये बताते हुए भी हमको अच्छा ही लगता है कि आज हम लोग पूरे देश में एक छत के नीचे इतनी वैरायटी और इतने बड़े टर्नओवर की मेरी जानकारी में ये एकमात्र दुकान है। एक चीज फिर भी मैं व्यापारी नहीं हूँ। एक जालन जी, एक बात मैंने यहाँ देखी, मैं पिछले 3 दिन से आपकी पूरी दुकान की विजिट कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग सभी जगह देखी। यहाँ पर एक छोटे से छोटे तबके का जो स्टाफ है वो भी अपनी दुकान समझ के काम करता है। यहाँ जिससे बात की सब लोग ये बोलते हैं भाई जी बहुत अच्छे हैं, भाई जी बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ जो माली होता है जो पेड़ पौधों का काम करता है उससे भी चर्चा की, तो उसी ने ये बोला, जो अंदर महाराज का काम करता है वो भी यही बोल रहा है, या सेल्समैन हो या सिक्योरिटी हो, कोई बंदा ये नहीं बोला कि यार सेठ जी, यानी बहुत जगह ऐसा होता है नहीं कि साहब सेठ जी गए, सेठ जी तो ऐसे ही है कुछ नहीं। लेकिन यहाँ सब स्टाफ जो है ना इतना प्रेम करते हैं और इतना अपना खुद का काम संभाल के करते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है, क्यों ऐसा? आप राजस्थान में कहां सुनेंगे कि भाग्यवान के भूत भी हल जोतते हैं। तो हम इतने भाग्यवान हैं कि हमको ऐसे लोग मिले, हम तो उनके लिए कुछ नहीं करते, वो अपना मान के करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कर ही रहे। इसका आदर मैं भी उनका सम्मान करता हूँ कि बहुत मन से करते हैं, जबकि मेरा कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। नहीं, मैं जैसे कल वहाँ होलसेल बाजार में गया, जो आपका रिटेल शोरूम, तो वहाँ पर भी गया था, उन्होंने भी बोला कि भाई जी जब भी आते हैं ना तब स्टाफ को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं।
भले कोई भी त्योहार हो, भाई जी की तरफ से गिफ्ट रहता है। नहीं तो व्यापारी जैसे वो अच्छे अच्छे जो बड़े आज स्किल पे जिनका काम होता है, आजाद भारत में नहीं तो वो क्या करते हैं साहब, दीपावली हुई ना, दीपावली को स्टाफ को गिफ्ट देना है, लेकिन उसके बीच में स्टाफ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ नहीं, एडवांस तक है ना, यदि उसके घर पे कुछ काम पड़ जाता है तो भी नहीं। लेकिन आप तो जब भी उधर जाते हैं कुछ ना कुछ स्टाफ को देखे आते, तो ये इतना सब कुछ करना, ये सब कहाँ से सीखा, क्या कहाँ से प्रेरणा मिली कि हाँ स्टाफ को अच्छा रखेंगे तो व्यापार अच्छा रहे? इसके बारे में दो बात कह सकता हूँ। आजाद भारत में जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जो शासन आया उसने घूस की परंपरा चालू की, तो शायद हमको समझ में आ गया कि घूस देने से सब काम तुरंत हो जाता है, तो या उस कारण से देते होंगे, या हमारी प्रेरणा गाय है, क्योंकि गाय के पास जब जाओ तो कुछ देती है, इतना प्रेम देती है, इतना स्नेह देती है, दूध देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है, बछड़ा बछड़ी देती है, तो शायद उससे हम लोगों ने कुछ सीखा होगा कि इसका जब जाओ तब दे। और हमको तो नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ देते हैं। हाँ देखिए, एक बात है, मन का मन साक्षी है, देने की इच्छा रखने से ये लोग काम करते हैं। और हम लोग क्या बहुत माने भारतीय संस्कृति में ये भी प्रेम से बोलकर 2 बार प्रणाम करके बहुत सारे काम करा लेते हैं। आप पत्रकार, आपसे कुछ लिखाना है, अरे आइए भाई साहब एक दिन मेरे यहाँ चाय पिलाइए, और आपको चाय पिलाएंगे 5 रुपए की और आपसे 500 रुपए का विज्ञापन करा लेंगे। तो ये तो शायद हम लोग व्यापारी, जेनेटिक जो व्यापारिक गुण है वो से। नहीं आप तो व्यापारी लगते ही नहीं। व्यापारी नहीं लगते तो और दूसरी बात भाई जी, जैसे आप लोगों के यहाँ आज कम से कम 650 स्टाफ है, जैसे जी जी जैसे आपके मैनेजमेंट ने बताया, तो 650 स्टाफ और बाहर के लोग, आज जो भी व्यापारी आते हैं, इतने सब लोगों का खाने का फ्री में सारी सेवा चलती है, तो वो कैसे मैनेज करते हो? क्यों आपने भाई यहाँ स्टाफ को भी खाने की यहाँ व्यवस्था है ना, तीनों सुबह नाश्ते चाय, दिन पूरा रसोड़ा चलता रहता है। देखिए, इसमें तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। हम जिसको देखते हैं उसी से प्रभावित होते हैं। हम जो देखते हैं उसके पीछे के मर्म को समझेंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। स्टाफ जैसे आप देखिए कि दूसरी जगह वो 15,000 रुपये पाकर भी और खुश नहीं रहता है, और हमारे यहाँ वो 12,000 रुपये पाके भी खुश रहता है, और हमको छोड़ के नहीं जाता है। और वो छोड़ कर ना जाए उसके लिए चुग्गा फेंकते हैं कि उनको खूब अच्छा भोजन दो, जब जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इनको अच्छा भोजन कराएंगे, प्रेम से भोजन कराएंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। आज जिस फैक्ट्री ने, जिस दुकान ने भोजन देने की परंपरा की, वहाँ के स्टाफ की 40% एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज सुबह भाई साहब देख रहे थे और मैं उनको सबको बैठा रहा था। जिस इंस्टीट्यूशन ने अपने यहाँ वर्करों को व्यायाम करना सिखाया, जिनको डिसिप्लिन सिखाया, वहाँ उनकी 20% एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो आप स्टाफ को व्यायाम करना सिखाइए, स्टाफ को बढ़िया भोजन दीजिए, स्टाफ का परिवार निश्चित रहे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, उनको माने बच्चों को स्कूलिंग फैसिलिटी दीजिए, उनको शादी विवाह की जगह दीजिए। ये देख आपको एफिशिएंसी स्टाफ की, माने हम इस बात से खुश हों, डूंगर जी मेरे यहाँ आ गए और इनको हमने 25,000 रुपये में रख लिया। 25,000 रुपये से एफिशिएंसी नहीं होगी। 25,000 तो आपका एक पेमेंट है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फिर हम 25,000 लेंगे तो आप 8 घंटे काम करेंगे, आपको उनको 24 घंटे परिवार के सदस्य के रूप में, ना तो आपकी चिंता हमको लेनी पड़ेगी। आज बिरला जी किस लिए सक्सेस, इसीलिए सक्सेस हुए। जालन जी, एक चीज, सोशल वर्क में बहुत काम कर रहे हो आप, आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहे हो, कहाँ के बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जालन जी, जिस गौशाला में आपने, जिस गौशाला की शुरुआत की, जैसे लोग बोलते हैं काशी गौशाला जो आपने, वहाँ पहले आपका नाम था, लेकिन वहाँ तो अभी नाम ही नहीं आपका। बहुत से लोग तो नाम के लिए करते हैं, आपका नाम भी आपने हटवा दिया, ऐसा क्यों? शायद मेरे में ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है, लोग मेरा नाम नहीं रखना चाहते, मैं क्या करूं? नहीं, आपने खुद ने नाम हटवाया। नहीं, आपको लगता है, अब हमको तो ये कहना ही पड़ेगा कि मैंने छोड़ दिया। हम थोड़ी नहीं कहेंगे कि आपने हमको काम से निकाल दिया। अभी जैसे सुरभि, इसकी जरूरत नहीं है नाम। यदि आपको सामाजिक, देखिए दो बात है संस्था में, जैसे आज सुबह आपने सुना कि हमको दान नहीं देना, दान देने में हमको गर्व होता है, हमको चंदा नहीं देना, चंदा मजबूरी में देना पड़ता है, दान स्वेच्छा से देते हैं,
लेकिन दोनों में एक अभिमान की पुटती है। हम राम जन्मभूमि के लिए अपने इस संस्थान के माध्यम से कम 11,000 लोगों से संपर्क करेंगे, ऐसा एक संकल्प है। और उनसे समर्पण करवाना है। वो क्या राशि दे रहा है ये कुछ नहीं है। जैसे मैं आपसे भी राम जन्मभूमि के लिए सहयोग मांग रहा हूं, तो आपको समर्पण है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो ये समर्पण होना चाहिए। समर्पण के लिए नाम की जरूरत नहीं है। सुरभि संस्थान, शोध संस्थान जो है आज इतना बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। आपने जैसे वहाँ पर तपोवन जो आपने जी पूरा एकदम 500 एकड़ में जमीन, जैसे लोग बोलते 500 एकड़ जी, पहाड़ी इलाका, पानी की व्यवस्था नहीं, नजदीक में कोई खाने की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, और वहां पर आज चमन हो गया। इसका कैसे, क्यों ऐसे पहाड़ी इलाके में जाके बैठ गए? वहां जानवर होते, वहां जाने की कोई फिक्र नहीं करता। फिर ऐसा देखिए, जब हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमको जरूरत कहाँ है और मेरा उद्देश्य क्या है। देखिए, गौशाला का जो काम करते हैं इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है। इस देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आधा लीटर दूध मिले। अभी इतना सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हुआ, लेकिन अब तक हम लोग 234 ग्राम तक, और अभी नई मैंने डिस्कवरी में 260 ग्राम तक ही दूध पहुंच पाए। हम शाकाहारी हैं और हम चाहते हैं कि लोग शाकाहारी बने रहें। तो एक शाकाहारी व्यक्ति को एनिमल प्रोटीन के रूप में कम से कम 350 ग्राम दूध मिलना चाहिए। 350 मिलीग्राम दूध के लिए अपने को और काम करना है। और हम जो गौशाला का काम करते हैं, गायों की ब्रीडिंग कर रहे हैं, हमारे मन में है कि देश में 32 क्लाइमेटिक जोन है। 32 क्लाइमेटिक जोन के लिए हम काम करें और देश में दूध का उत्पादन बढ़े। और देश में उत्पादन बढ़े तो सबको कम से कम आधा लीटर दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए मिल जाए। फिर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आधा किलो हरी सब्जी मिल जाए। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आधा किलो फल मिल जाए, और ये उगाने से ही मिलेगा। तो जहां हो रहा है वहां तो लोग कर रहे हैं। अब आपके खेत में आप हमको काम करने देंगे? अब देंगे? मैं पूछ रहा हूँ, नहीं। भाई साहब बैठे हैं, ये अपने खेत में काम करने देंगे? नहीं देंगे। तो जहां जमीन होगी वहीं तो काम करेंगे। लेकिन बंजर जमीन क्यों चुनी? ऐसी जमीन भी चुन सकते थे जहां पर, क्योंकि जैसे बताया कि 10 साल पहले तो जमीन ली, अब जाके लगता है कि हाँ कुछ है, अब जाके लगता है, अभी तक वो भी ऐसा नहीं है। उसमें उस जमीन को हमारी जरूरत थी और प्रारब्ध है ना। और आप वहां जाकर देखिए, वहां किसी ने तपस्या की होगी, इसलिए हम वहां काम कर पा रहे हैं। एक चीज बताओ, जालान जी की सुरभि शोध संस्थान को आपने रजिस्टर्ड करवाया जी। आपने सारा, उसके अंदर स्कूल है, दूसरी जैसे रामबाग में जो है स्कूल भी, कॉलेज सब जो भी है, आपके सम्मिलित जो भी लोगों ने संस्था का रजिस्टर शुरुआत यानी बीज आपने बोया, ठीक है जी। उसको भी धीरे धीरे जाके सदस्य में था कि भाई अब मैं सदस्य, लेकिन मैनेजमेंट आपका, संस्था का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, व्यवस्था आप देखते हैं, हर चीज आपका, तो वहाँ सदस्य तक क्यों सम्मिलित? आपके पिताजी ने आपको जन्म दिया, आपके माता पिताजी के कारण आपका धरती पे आना हुआ, तो क्या हरदम उन्हीं के छत्र छाया में काम करेंगे? लेकिन संस्था का रजिस्ट्रेशन तो आपने करवाया ना, आपका व्यापार ठीक है। सुरभि, एक हम लोगों ने, कुछ मित्रों ने कल्पना की, एक विचार के आधार पे एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। अब मैं 63 वर्ष का पूरा हो गया, 64 में चल रहा हूँ। 65 वर्ष के बाद मैं किसी भी संस्था का सक्रिय सदस्य न रहूं, ऐसी भगवान बुद्धि दे। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, कोई क्या जरूरत है? कुछ छोड़ के मरना भी तो पड़ेगा। हम मर जाएंगे तो संस्था को साथ लेके जाएंगे क्या? या हमारे पीछे जो बचेंगे वो संस्था को मेरे साथ आग में जला थोड़ी देंगे? लेकिन बहुत से लोगों को ये मोह रहता है साहब। अब बहुत सारे लोगों का उनका अपना सोच है, उसके पीछे उनके लिए क्या कहोगे? जो लोग है ना, आज कोरोना में ये चीज तो देखने को मिली साहब कि दान कर रहे हैं तो फोटो, आप छोटा सा एक कुछ भी दे रहे हैं तो फोटो,
तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे खास? तो मेरा तो फोटोजेनिक फेस नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव एक जैसा ही आता नहीं है। लोगों, क्योंकि ये चीज तो एकदम फिट बैठती है साहब कि मेरे को न फोटो का शौक है, न मुझे कोई रिकॉर्डिंग का शौक है, न मुझे नाम का शौक है, न मुझे किस चीज का लोभ है, मुझे तो अपनी मस्ती में मस्त रहना है। तो ऐसे लोग जो है जो अपने फोटो सेशन के लिए, अपने नाम के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सामाजिक क्षेत्र के लोगों को कुछ बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में लोग अति उत्साह के साथ आते हैं और जब आते हैं तो एक तीव्र सेवा की भावना लेकर आते हैं, लेकिन जाकर वहां उलझ जाते हैं। 100 में से 50 तो बेईमान हो जाते हैं, माने 50% तो बेईमान हो जाते हैं और बचे भी 50% में से 40% लोग पर बेईमानी के आरोप लगते हैं, जबकि वो बेईमान नहीं होते हैं। 10% ही लोग, ये तुम्हें बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1-2% लोग ही ऐसे होते हैं जो समाज सेवा में आते हैं, ईमानदार रहते हैं और ईमानदारी की छवि भी रहती है। तो ये भाग्यवान लोग होते हैं। संस्था को आपको लड़की की तरफ पालना चाहिए। अब लड़की को जन्म देते हैं, लड़की को पढ़ा लिखा कर शानी करते हैं, बड़ी करते हैं, उसको सब प्रकार से गुणवान बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं, फिर उसकी विदाई कर देते हैं। लड़की की आप विदाई नहीं करेंगे तो लड़की भी भ्रष्ट होगी और आप भी भ्रष्ट होंगे। इसलिए संस्था को आप शुरू कीजिए, उसको चलाइए और जैसे ही वो समर्थ हो जाए तुरंत अपने को से अलग कर लीजिए। अब हमको भी लगता है कि सुरभिसो संस्थान अपने पैर पे, गौशाला अपने एक उद्देश्यों के साथ काम करने में सफल हो रही है, कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, तो मेरे को किनारे हटना चाहिए। सुरभिसो संस्थान भी अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ गई है, काफी बढ़ चुकी, और लोग संभालने वाले तैयार हो रहे हैं, तो मेरा को पीछे हट जाना चाहिए। दुकान से भी तुमको आप निकालेंगे कल, मतलब आप बूढ़े बाबूजी, आप बूढ़े हो गए, अब जाइए घर बैठिए, तो वहां हमको लोग निकाले, उससे पहले तो मैं खुद ही निकल जाऊं, जिसी में तो अपनी भी भलाई है। तो मैं सभी जो भी सेवा क्षेत्र में आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, सेवा के बिना जीवन अधूरा है। सेवा क्षेत्र में जरूर आइए, बहुत सोच विचार कर आइए और आइए, सेवा के उद्देश्य को लेकर संस्थाएं खड़ी कीजिए, उसको पाल पोस के बड़ी कीजिए और फिर किनारे हट जाइए। जी, आखिरी एक सवाल रहेगा जालान जी, एक सफल कारोबारी, क्योंकि टेक्सटाइल न्यूज चैनल हमारा, एक सफल कारोबारी को कैसा रहना चाहिए, उसे उसकी जो एक्टिविटी वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी देखिए, सफल व्यापारी के लिए बहुत सारी बातें हैं। हम थोड़ी सी भी सफलता पाकर एक माने मन में अभिमान और चाटुकार बहुत चारों तरफ घूम जाते हैं। हम रेडीमेड का काम नहीं करते थे, तो हम लोगों ने जैन साहब के आड़त से काम किया, तो परचेजिंग के लिए मेरे दामाद जी लगे, तो मैं और दामाद जी थे, तो उन्होंने, हम बोले बाबू जी आप बताइए, ये पहली बार इस व्यापार में उतर रहे हैं, इनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने एक बात बहुत ठीक से समझाई, ये देखिए मनीष बाबू, आपके आगे पीछे घूमने वाले बाजार में हजारों होंगे, आपसे को ज्यादा से ज्यादा दिन की उधार देने की कोशिश करेंगे, आपके आगे पीछे बहुत घूमेंगे, आपका की सब तरह की बात मानेंगे, लेकिन कुछ लोग, गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो न तो आपका स्वागत सत्कार करेंगे और ना आपको उधार देंगे, पहले पैसा मांगेंगे और तमाम तरह की अपनी शर्तें रखेंगे। आप उन लोगों से ही काम कीजिए, क्योंकि वो आपका ठीक रहेगा। तो व्यापारिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले चाटुकारों से बचिए। तुलसीदास जी ने कहा, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो आप चारों तरफ अपने निंदक रखिए। दूसरा, व्यापार में एक सिद्धांत और उस पर अडिग रहिए और एक दृष्टि से, एक व्यवस्था से आप एक उद्देश्यपूर्वक व्यापार करेंगे तो व्यापार में आप जरूर सफल होंगे। समय को पहचानिए, समय के साथ परिवर्तनशील रहिए, सिद्धांत नहीं बदलेगा, कार्य पद्धति रोज बदलिए।
प्रिंसिपल नहीं बदलेगा, मैंने ट्रेंड और ट्रेड बदलेगा, वो आप बदलते रहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जालान जी, जिन्होंने साफ तौर पे कपड़ा व्यापारियों को और एक सफल कारोबारी को कैसा रहना चाहिए इसके लिए संदेश दिया। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।